कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 100वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के दौसा में है। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी। यह यात्रा 12 राज्यों में करीब 3,500 किलोमीटर तक की है। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल 8वें राज्य यानी राजस्थान में है। राजस्थान के दौसा में आज राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। जिन राज्यों से यह यात्रा गुजर रही है उनमें राजस्थान पहला राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। 150 भारत यात्री ऐसे हैं जो लगातार राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश भारत जोड़ने के साथ साथ जमीनी स्तर पर लोगों से एक रिश्ता कायम करने की भी है। तो भारत जोड़ो यात्रा अब एक दिन का ब्रेक लेगी। यहाँ दौसा में आज खत्म हुई है यात्रा और यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में हमने देखा कि लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि यात्रा में जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनका एक कनेक्ट है सचिन पायलट से। और सचिन पायलट की जो पिताजी थे राजेश पायलट, वो लगातार दौसा से चुनाव जीतते थे। परिसीमन के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उनकी नहीं रही और फिर उसके बाद में वो उनको अपना जो चुनाव क्षेत्र है वो बदलना पड़ा। तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब इसके बाद में जयपुर के लिए जो है जो नेतागण हैं वो सब जयपुर शिफ्ट हो गए हैं। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राहुल गांधी की, शाम को एक सुनिधि चौहान का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद में यात्रा कल रेस्ट लेके फिर 18 तारीख को वापस पदयात्री निकलेंगे। साथ ही जो जयराम रमेश ने बयान दिया है कि चुनाव संगठन लड़ेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। नेतृत्व की लड़ाई है, एक टक्कर है राजस्थान में, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू से ही एक एकता का संदेश देना चाह रही है, शायद इसलिए उन्होंने ये बात कह दिया है, सार्वजनिक रूप से कह दिया है, क्योंकि जो वर्चस्व की लड़ाई है राजस्थान में उस पर विराम लग जाए, इसको सोचकर ये किया गया है। क्योंकि पहले भी कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि जो यात्रा का मकसद है वो चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन चुनाव जीतना नहीं है। लेकिन जाहिर है कि यात्रा का जो राजनीतिक असर है वो इन सब पहलुओं पर पड़ेगा, चाहे वो नेतृत्व पे पड़े या चुनाव पे पड़े या जो जातिगत गणित है, सब पर यात्रा का जो असर है वो पड़ेगा। क्योंकि चुनाव की जो गणित है वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम से दूर नहीं हो सकती है। दौसा से कैमरा पर्सन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आपको बता दें कि अब तक ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में है। आप तस्वीरों में इन सभी 8 राज्यों को देख रहे हैं जहां जहां से यात्रा गुजरी है। कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज एक ऐतिहासिक मुकाम पर कदम रखा है। आज यात्रा ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हम लोगों से सीधे तौर पर संवाद कर रहे हैं। देश में जो राजनीतिक तानाशाही का दौर आया है, सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा ने हमारे संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर दिया है। हर व्यक्ति इसके विरोध में बोलने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा अब एक राष्ट्रीय जन आंदोलन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम सभी देशवासी मिलकर भारत को एक नई गति और दिशा दे पाएंगे। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आरक्षण को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये देश का पहला राज्य होगा जहां आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया, जो अभी राजभवन में अटका हुआ है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से बात की। उन्होंने बातचीत में कहा कि जो वैधानिक होगा वैसा काम किया जाएगा और उन पर कोई दबाव नहीं है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर सियासत तेज है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 76% आरक्षण का प्रावधान किया गया और वो विधेयक राजभवन पहुंच गया है। राजभवन में 12 दिन से वो विधेयक लंबित है। सीधे राज्यपाल जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि विधेयक आपके पास आया, सरकार के मंत्री भी आपके पास आए और इसके पहले आपने कहा था कि
आरक्षण को लेकर विधेयक आता है वो आप साइन कर देंगे, इतने दिन से लंबित है, क्या उसमें खामियां नजर आ रही हैं? देखिए, इन सभी चीज़ों में जो हाईकोर्ट ने जब से 58% को अवैधानिक घोषित किया आरक्षण को, SC ST OBC का, तब से ये परिस्थितियाँ प्रदेश में निर्मित हो गई। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर किसी का हुआ था तो वो ट्राइबल का, जनजाति समाज का, क्योंकि उनका 32 से 20 हो गया था। तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि हमारा ये जो 20 से 32 हो गया, तो पूरे प्रदेश भर में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। मुझे भी विज्ञापन सारी चीज़ें दिया सर्व आदिवासी समाज ने, और बहुत सारी चीज़ों को प्रेशर पूरे प्रदेश भर में। तो मुख्यमंत्री और मंत्री कहा कि इसका जल्दी समाधान करिए। और ये जो है, क्योंकि 58% आने से इनका 32 से 20 हो गया है, और इन्होंने मांग की है कि हमारा जो आरक्षण बहाल करें 20 का 32। तो उसी संदर्भ में मैंने सरकार को पत्र लिखा, CM साहब को, और उन्होंने उस चीज़ को जो भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल या जो उनसे चर्चा किया और सत्र 1-2 को बुलाया। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हमने देखा कि चलो उसमें उस जो मतलब आपका विधेयक था 2012 का, उसमें संशोधन के लिए SC ST OBC, और उसमें फिर साथ में उन्होंने एक आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी उसमें उन्होंने 4% ऐसे मिला के 76 कर दिया। तो जब 76% कर दिया तो फिर हमारे पास जो एक प्रक्रिया होती है, सेक्रेटरी उधर से जब आती है सरकार से, तो सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और लीगल ओपिनियन के बाद मेरा लीगल ओपिनियन के बाद उन्होंने जब उसमें अपने अभिमत दिया, तो उन्होंने कहा जब 58 का अवैधानिक है तो 76 को सरकार किस तरह का मतलब तैयारी है, और 58 की भी कैसी तैयारी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अवैधानिक है। इंदिरा साहनी जो है जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 से ऊपर नहीं कर रहे, तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो उन्होंने कुछ बिंदुओं की ओर मेरे को सुझाव दिया कि ये सरकार से ये प्रश्न पूछ लें। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ थी जो आपने देखा होगा अखबारों में, मैं एक एक बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ है तो क्वान्टिफाइबल डाटा, और उसके साथ साथ आर्थिक, शैक्षणिक और जो भी कुछ है आधार, और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर किया वो वाली याचिका, क्या मतलब उसमें मतलब लाया है, उस विषय को भी मैंने जानना चाहा, सारे पहलुओं को। तो मैंने कहा कि जैसे ही ये सारी चीज़ें, मैंने मौखिक भी अधिकारियों से चर्चा की, आएगा मेरे पास जैसे ही ये सारी चीज़ों की, कल को ऐसा न हो कि आज मैं करूँ कल कोर्ट में चले जाए। तो वही दृष्टिकोण को रखते हुए मैं नहीं चाहती कि किसी के भी वर्ग के साथ ये अहित ना हो, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो या जनरल हो। दिल्ली के साकेत कोर्ट में श्रद्धा मर्डर मामले के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कल यानी शनिवार को सुनवाई होगी। वहीं श्रद्धा के माता पिता मुंबई में भयंदर वसई विरार के नए पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिले, जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने कहा कि वो आफ्ताब की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर की ओर से यह आश्वासन मिला है कि मामले की निष्पक्षता से जांच होगी। मेरी बेटी ने जो 2020 में नवंबर 2020 में जो कंप्लेंट की थी, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। उसी बारे में मैंने उनसे कंप्लेंट की है कि वो हमें बैंक डिक्लेरेशन के लिए मुझे शायद आगे चल के केस के लिए काम आएगी, इसके लिए मैंने ये कंप्लेंट दी है। आज आफ्ताब की ओर से जमानत के लिए स्पेशल एप्लीकेशन की गई है, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस उनको जमानत के लिए अनुमति नहीं देंगी। जो नवंबर 2020 में विकास वालकर जी का कहना है कि श्रद्धा ने एक कंप्लेंट की थी तुड़िंज पुलिस स्टेशन में, तो उसके संदर्भ में भी वसई विरार पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है। अभी नए पुलिस आयुक्त ने कहा मैं उसमें भी 2 दिन के अंदर पूरा जांच कर लूंगा। पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों से किए वादों पर किस तरह खरी उतर रही है, इसी पर बात करने के लिए NDTV इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव, साडा पंजाब, इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री
और साथ ही पंजाब की जानी मानी शख्सियतें। तो इस 17 दिसंबर को देखना ना भूलिए साडा पंजाब दिन भर NDTV इंडिया पर।